हेलो एवरीवन, आज से मैं आप सभी के लिए यूटेट की सीरीज स्टार्ट करने जा रही हूँ उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो यूटेट 2022 में देना चाहते हैं। तो अगर आप लोग देखिए 2022 यूटेट की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही देखिए फ्रेंड्स, आप सभी के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और प्रैक्टिस सेट की सीरीज मैं डेली आप सभी को सॉल्व कराऊंगी। तो आप लोग इन क्वेश्चन पेपर को जरूर सॉल्व कर लें ताकि आपको आगामी परीक्षा में हेल्प मिले। आज की सीरीज में हम करने वाले हैं देखिए यूटेट का फर्स्ट पेपर, ठीक है, जो 1st to 5th के लिए होता है। और इस सीरीज में मैं आप सभी को कराऊंगी सीडीपी से रिलेटेड 30 क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो आप लोग इन क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से सॉल्व कर लें ताकि आपको लास्ट टाइम में हेल्प मिले। आप सभी से सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसने व्यक्तित्व के सिद्धांत में अन्यथा संकट की बात कही है। देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, हु टॉक्ड अबाउट आइडेंटिटी क्राइसिस इन हिज थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। देखिए जो पर्सनैलिटी की थ्योरी है उसमें आइडेंटिटी क्राइसिस की बात किसने की है। तो देखिए आइडेंटिटी क्राइसिस की बात की है एरिक एरिक्सन ने, ठीक है, एरिक एरिक्सन ने की है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। और देखिए जो एरिक एरिक्सन है इन्होंने मनोसामाजिक सिद्धांत दिया था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इन्होंने दिया था मनोसामाजिक सिद्धांत। और अगर हम और ऑप्शन की भी बात करें, देखिए थोड़ा बहुत मैं आप सभी को एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आप सभी लोग इनको नोट कर लें, ठीक है। ये पहला ऑप्शन है अल्फ्रेड एडलर। देखिए जो अल्फ्रेड एडलर थे इन्होंने दिया था व्यक्तित्व सिद्धांत, ठीक है, इन्होंने व्यक्तित्व सिद्धांत दिया था। दूसरे हैं आपके इसमें सिगमंड फ्राइड, ठीक है, जो सिगमंड फ्राइड हैं इन्होंने दिया था मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत यानी कि साइको एनालिसिस थ्योरी दी थी किसने, सिगमंड फ्राइड ने। आपने पढ़ा भी होगा देखिए बीएड में ईद ईगो सुपर ईगो के बारे में, ठीक है, ईद ईगो सुपर ईगो के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो ये इसी पर बेस्ड है इनकी थ्योरी, ठीक है। और एरिक एरिक्सन तो मैंने आपको बता ही दिया कि एरिक एरिक्सन ने ही आइडेंटिटी क्राइसिस पर थ्योरी दी है पर्सनैलिटी की, ठीक है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। सेकंड क्वेश्चन है, आत्म का तात्पर्य है। देखिए सेल्फ किस चीज को रेफर करता है पूछ रहा है, तो सेल्फ का मतलब अपने आप से, आत्म, ठीक है, अपने संदर्भ में व्यक्ति के सचेतन अनुभवों, विचारों, चिंतन एवं भावनाओं की समग्रता से है, ठीक है। क्या है, मतलब अपने ही बारे में आप क्या सोच रहे हैं, जो अनुभव कर रहे हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, ठीक है, आपके आइडियाज हैं, थॉट हैं, फीलिंग्स हैं, तो वो सेल्फ को क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में कौन सी व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि पर्सनैलिटी के कैरेक्टरिस्टिक इसमें कौन कौन से हैं। तो आपके पास है देखिए पहला है, इसके अंतर्गत शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों ही घटक आते हैं यानी कि फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल कंपोनेंट्स आते हैं। सेकंड है, किसी व्यक्ति विशेष में व्यवहार के रूप में इसकी अभिव्यक्ति पर्याप्त रूप से अनन्य होती है। इन द टर्म ऑफ बिहेवियर इज फेयरली यूनिक इन गिवन इंडिविजुअल्स। थर्ड है देखिए, इनकी प्रमुख विशेषताएं साधारणतः समय के साथ परिवर्तित नहीं होती। इट मीन फीचर्स डू नॉट इजीली चेंज विद टाइम। इसके बाद है लास्ट है उपरोक्त सभी। तो देखिए जो व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं, ठीक है, जो पर्सनैलिटी के कैरेक्टरिस्टिक हैं वो सभी होंगे, ठीक है। तो डी वाला इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्यक्तित्व के विशेषक उपागम का अग्रणी माना जाता है। देखिए आपसे क्या पूछा जाए, द पायनियर ऑफ ट्रेट अप्रोच ऑफ पर्सनैलिटी। देखिए ट्रेट अप्रोच ऑफ पर्सनैलिटी आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन है, तो वो है गार्डन ऑल्पोर्ट, ठीक है, ये सबसे ऊपर है व्यक्तित्व के विशेषक उपागम में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रेक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत दिया था। देखिए आपसे पूछा जा रहा है द थ्योरी ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग वाज गिवन बाय। आपसे पूछा जा रहा है कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी किसके द्वारा दी गई है, तो ये थ्योरी दी हुई है बेंडूरा ने, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। और देखिए जो ऑप्शन ए है पावलो, अगर हम पावलो की बात करें तो इन्होंने दिया था शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, ठीक है, जिसे क्या बोला जाता है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। तो आपको याद रखना है पावलो की थ्योरी क्या है, शास्त्रीय अनुबंधन है। सेकंड है स्किनर, तो स्किनर ने जो थ्योरी दी थी वो थी ऑपरेंट कंडीशनिंग की, ठीक है, यानी कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया था इन्होंने, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है किसने कौन सी थ्योरी दी है, तो इन्होंने कौन सा दिया था, स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन, पावलो ने दिया था शास्त्रीय अनुबंधन, ठीक है, और बंडूरा ने दिया है प्रेक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत, ठीक है, यही आपसे पूछा गया था। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक बालिका अपनी परीक्षा के लिए बहुत मेहनत करती है, उसका यह व्यवहार
उसकी डैश का संकेतक है। देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, एक लड़की है, ठीक है, एक गर्ल चाइल्ड है, वो क्या करती है, बहुत हार्ड वर्क कर रही है, ठीक है, अपने एग्जाम के लिए, तो उसका ये बिहेवियर किस चीज का इंडिकेटर है पूछ रहा है, ठीक है, किस चीज का इंडिकेटर है आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन है देखिए, तीक्ष्ण संज्ञानात्मक योग्यता, शार्प कॉग्निटिव एबिलिटी है उसमें, उच्च उपलब्धि अभिप्रेरणा है, हाई अचीवमेंट मोटिवेशन है, अधिक व्यस्त कार्यक्रम है, वेरी बिजी शेड्यूल है, इसलिए माता पिता को प्रभावित करने की इच्छा है, डिजायर टू इम्प्रेस हर पेरेंट्स। तो देखिए अगर किसी बच्चे में ऐसी क्वालिटी है कि वो अपने काम के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा है, तो उसके अंदर क्या होता है, उच्च उपलब्धि अभिप्रेरणा यानी कि हाई अचीवमेंट मोटिवेशन होती है, ठीक है। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, पुरस्कार की अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका है, यह मुख्य विशेषता किस अधिगम की है। आपसे पूछा जा रहा है रिवार्ड प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन लर्निंग। देखिए जो रिवार्ड है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें, सीखने में, लर्निंग में, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेज ऑफ लर्निंग, ये लर्निंग के कौन से अप्रोच से संबंधित है, ठीक है। तो ये संबंधित है व्यवहारवादी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नकारात्मक पुनर्बलन का अर्थ है। देखिए नेगेटिव रेनफोर्समेंट आपसे पूछा जा रहा है। नेगेटिव रेनफोर्समेंट के कारण क्या होता है, कोई भी उद्दीपन प्रस्तुत न करना, अप्रिय उद्दीपन प्रस्तुत करना, दंड देना, अप्रिय उद्दीपन को समाप्त करना। देखिए जो नेगेटिव रेनफोर्समेंट होता है इसका मतलब होता है कि जो अप्रिय उद्दीपन है उसको समाप्त किया जाए, टर्मिनेटिंग एन अनप्लीजेंट स्टिमुलस, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, अभिक्रमित अधिगम निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। आपसे पूछा जा रहा है जो प्रोग्राम लर्निंग होती है ये किस चीज पर बेस्ड है, कौन सी थ्योरी पर बेस्ड है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये बेस्ड है क्रिया प्रसूत अनुबंधन पे, ठीक है, यानी कि ऑपरेंट कंडीशनिंग पे ये निर्भर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, अभिरुचि का अर्थ है। देखिए इंटरेस्ट पूछा जा रहा है, इंटरेस्ट रेफर टू, इंटरेस्ट क्या चीज है आपसे पूछा जा रहा है। आपको जैसे पढ़ने में इंटरेस्ट है, खेलने में इंटरेस्ट है ना, तो क्या चीज है आपको बताना है पेडागोजी की लैंग्वेज में। तो अभिरुचि का मतलब होता है किसी व्यक्ति द्वारा दूसरी क्रियाओं की अपेक्षा किसी एक अथवा एक से अधिक विशिष्ट क्रियाओं में स्वयं को अधिक व्यस्त रखने की वरीयता, यानी कि जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं, कोई स्पेसिफिक एक्टिविटी है उसमें आप ज्यादा क्या रहेंगे, इंगेज रहेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित किस विधि में परीक्षणकर्ता व्यक्ति से वार्तालाप करके सूचनाएं एकत्रित करता है। देखिए आपसे पूछ रहा है कि इंफॉर्मेशन का कलेक्शन कब हो सकता है, जब क्या हो, इंटरव्यू हो, यानी कि साक्षात्कार हो, कोई आपका इंटरव्यू ले और आपसे 1 by 1 वो क्वेश्चंस पूछता रहे, ठीक है, तो सारी इंफॉर्मेशन को वो कलेक्ट कर लेगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, विकास के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए डेवलपमेंट के संबंध में आपसे पूछा जा रहा है कौन सा स्टेटमेंट राइट नहीं है। पहला है देखिए, विकास जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि लाइफ लॉन्ग चलता है, बिल्कुल सही है। विकास गर्भाधान से प्रारंभ होकर वृद्धावस्था तक सभी आयु समूहों में होता है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। सेकंड है देखिए, विकास ऐतिहासिक दशाओं से प्रभावित होता है, ये भी सही है। विकास एक आयामी है। देखिए विकास यूनिडायमेंशनल नहीं है, ठीक है, ये बहुआयामी होता है, ठीक है। तो यही ऑप्शन इसमें राइट नहीं होगा क्योंकि देखिए नहीं है पूछा गया है। फोर्थ वाला है, विकास अत्यधिक लचीला और संशोधन योग्य होता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी ही इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। विकास के संबंध में यही स्टेटमेंट राइट नहीं होगी। क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में प्रतीकात्मक विचारों का विकास तथा स्थायित्व उत्पन्न होता है। आपसे क्या पूछा गया है, डेवलपमेंट ऑफ सिंबॉलिक थॉट एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस is visible in which of the following stage of cognitive development according to Piaget। ठीक है, पियाजे के अनुसार आपसे पूछा जा रहा है कौन सी विकास की ऐसी अवस्था है जिसमें क्या हो, विचारों का विकास तथा वस्तु का स्थायित्व उत्पन्न हो। इसका राइट आंसर होगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। जो बच्चे की 2 से 7 वर्ष तक की एज होती है वही क्या करती है, विचारों का विकास और स्थायित्व उत्पन्न करती है, ठीक है। और देखिए और भी ऑप्शन के बारे में हम जान लेते हैं। संवेदी प्रेरक अवस्था, देखिए संवेदी प्रेरक अवस्था से मतलब है सेंसरी मोटर स्टेज, यानी कि जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था होती है, ठीक है। जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था को बोला जाता है सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक है। पूर्व संक्रियात्मक आपको पता चल गया 2 से 7 वर्ष तक। इसके बाद आता है देखिए आपका मूर्त संक्रियात्मक, ठीक है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो होती है वो 7 से 11 वर्ष तक होती है, ठीक है, 7 से 11 वर्ष तक। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होती है 11 से 15 वर्ष तक की, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट भी इसमें क्लियर हो गए होंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, जीवन की वह अवस्था जिसका प्रारंभ यौनारंभ से होता है, जब यौन परिपक्वता या प्रजनन करने की योग्यता प्राप्त कर ली जाती है, साधारणतया क्या कहलाती है? तो इसे बोला जाता है एडोलसेंस। ठीक है, कौन सी अवस्था होगी? किशोरावस्था होगी। ठीक है, 16 है, किशोरावस्था के संबंध में कौन सा कथन सही है? देखिए आपसे एडोलसेंस के संबंध में यहाँ पे पूछा जा रहा है, कौन सा स्टेटमेंट राइट है? देखिए, काल्पनिक श्रोता किशोरों का एक विश्वास है कि दूसरे लोग भी उनके प्रति उतने ही ध्यानाकर्षित होते हैं जितने कि वे स्वयं। तो है कि जैसे देखिए कोई बच्चा है, ठीक है, उसे ये लगता है जब वो एडोलसेंस की एज में आता है कि वो जितना किसी और के प्रति अट्रैक्ट हो रहा है किसी और के लिए, दूसरा भी उसके लिए अट्रैक्ट होता होगा, ये सोचते हैं एडोलसेंस में बच्चे। ठीक है, लेकिन है किशोरों में अद्वितीयता का बोध उन्हें यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कोई भी उनको या उनकी अनुभूतियों को नहीं समझता। बच्चे कई बार बोलते भी हैं आप मुझे समझते ही नहीं हो। ठीक है ना, तो ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। इसके बाद है व्यक्तिगत दंत कथाएं प्राय किशोरों की डायरी का भाग होती हैं, ये भी सही है। तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो राइट आंसर होगा। ठीक है, 17 है, एनोरेक्सिया नर्वोसा है। देखिए एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या है पूछा गया है, तो ये है आहार ग्रहण संबंधी विकार। ठीक है, ईटिंग डिसऑर्डर है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, मंद प्रकाश के प्रभावन के बाद तीव्र प्रकाश से समायोजन की प्रक्रिया कहलाती है। देखिए आपसे पूछा जा रहा है, द प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग टू ब्राइट लाइट आफ्टर एक्सपोजर टू डिम लाइट इज कॉल्ड। देखिए आप सपोज कभी डिम लाइट में होते हैं, ठीक है, उसके बाद आप एकदम से ब्राइट लाइट में जाते हैं, तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है? ठीक है, वो एडजस्टमेंट क्या कहलाता है पूछ रहा है। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है प्रकाश अनुकूलन, यानी कि लाइट एडेप्टेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नांकित कौन सा कथन अधिगम के संबंध में सही है? देखिए अधिगम का मतलब लर्निंग से है। ठीक है, लर्निंग मतलब सीखना। कौन सा स्टेटमेंट इसमें लर्निंग के बारे में है पूछा जा रहा है? पहला है देखिए, व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन अधिगम है। लर्निंग इज एनी रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, बिल्कुल सही है। सेकंड है, अधिगम में सदैव किसी न किसी तरह का अनुभव सम्मिलित रहता है, बिल्कुल सही है, कोई ना कोई एक्सपीरियंस तो शामिल रहेगा ही। अधिगम एक अनुमानित प्रक्रिया और निष्पादन से भिन्न है। लर्निंग इज द इन्फ्रेयर्ड प्रोसेस एंड डिफरेंट फ्रॉम द परफॉर्मेंस, ये भी सही है। तो राइट आंसर होगा इसके लिए ऑप्शन डी। ठीक है, ये सारे ही स्टेटमेंट क्या है, राइट है लर्निंग के रिगार्डिंग। क्वेश्चन नंबर 21 है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत प्रस्तावित किया था। देखिए बुद्धि का आपसे पूछा जा रहा है, टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, तो ये प्रस्तावित की थी चार्ल्स स्पीयरमैन ने। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, अनुक्रिया व्यवस्थापन और चरित्रीकरण किस पक्ष के शैक्षिक उद्देश्यों में सम्मिलित है? देखिए रिस्पॉन्स, ऑर्गेनाइजेशन, करेक्टराइजेशन आर इंक्लूडेड इन विच डोमेन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा पक्ष सम्मिलित है। ठीक है, तो इसमें सम्मिलित होता है भावात्मक पक्ष। ठीक है, अफेक्टिव डोमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सी अभिप्रेरणा की प्रविधि नहीं है? देखिए आपसे क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्निक ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन की टेक्निक में इनमें से कौन सा शामिल नहीं है पूछा गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रत्यास्मरण। ठीक है, तो देखिए जो रिकॉल है, ठीक है, प्रत्यास्मरण जो है वो मोटिवेशन की टेक्निक नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, बच्चों के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। देखिए संवेगात्मक विकास से मतलब है बच्चे के इमोशनल डेवलपमेंट से। तो बच्चे के इमोशनल डेवलपमेंट को इनमें से कौन सा कारक प्रभावित करता है? स्वास्थ्य एवं शारीरिक विकास यानी कि हेल्थ और फिजिकल डेवलपमेंट, पारिवारिक वातावरण और आपसी संबंध, पास पड़ोस, समुदाय और समाज, उपरोक्त सभी। तो देखिए ये सभी जो है बच्चे के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, अनुक्रिया जन्य अनुबंधन कहते हैं। देखिए आपसे पूछा जा रहा है, आर कंडीशनिंग इज नोन एज, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सक्रिय अनुबंधन को। ठीक है, ऑपरेंट कंडीशनिंग को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, आत्मसिद्धि की आवश्यकताएं संबंधित हैं। देखिए सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड आर रिलेटेड टू, किससे संबंधित है पूछ रहा है? तो ऑप्शन है देखिए अंतर्दृष्टि सिद्धांत से, क्षेत्र सिद्धांत से, सूचना प्रक्रियाकरण सिद्धांत से, मैस्लो के मानवतावादी अधिगम सिद्धांत से। तो देखिए आत्मसिद्धि की आवश्यकताएं संबंधित है मैस्लो के मानवतावादी अधिगम सिद्धांत से। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, संवेदी स्मृति कहते हैं। देखिए आपसे क्या पूछा गया है, सेंसरी मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज, तो देखिए इसे जाना जाता है तात्कालिक स्मृति यानी कि इमीडिएट मेमोरी के नाम से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नांकित में कौन सा कथन सृजनात्मकता तथा बुद्धि के संदर्भ में सत्य है? देखिए आपसे पूछ रहा है कि क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस के संबंध में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट राइट है?
पहला है देखिए, सृजनात्मकता एवं बुद्धि के बीच सकारात्मक संबंध है, यानी कि क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस के बीच में एक पॉजिटिव रिलेशन है, बिल्कुल सही है। बुद्धिमान हो जाना यह निश्चित नहीं करता कि व्यक्ति सृजनशील भी होगा। देखिए, कोई बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है ये जरूरी नहीं है कि वो क्रिएटिव भी हो, ठीक है। थर्ड है, सर्जनात्मक परीक्षणों में अपसारी चिंतन का उपयोग होता है, जबकि बुद्धि परीक्षणों में अभिसारी चिंतन का उपयोग होता है। देखिए, जो क्रिएटिव टेस्ट होते हैं उनमें डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, जबकि इंटेलिजेंस टेस्ट में कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है, ठीक है। तो ये राइट है, तो ये सारे ही स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चेतना का वह स्तर जो अचेतन मूल प्रवर्तिक पार्श्विक अंतर्नादों का भंडार होता है, तो उसे बोला जाता है अचेतन, यानी कि अनकॉन्शियस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, वह रक्षा युक्ति जिसमें दुश्चिंतता उत्पन्न करने वाले व्यवहार और विचार को पूरी तरह चेतना के स्तर से विलुप्त कर दिए जाते हैं। आपसे क्या पूछा गया है, द काइंड ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म इन विच एंजाइटी प्रोवोकिंग बिहेवियर्स और थॉट्स आर टोटली डिसमिस्ड बाय द अनकॉन्शियस इज। तो इसे बोला जाता है दमन, रिप्रेशन, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, ये तो थे सीडीपी फर्स्ट पेपर से रिलेटेड 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो आप सभी के साथ इस वीडियो में मैंने शेयर किए। आई होप कि आप सभी के लिए सीरीज हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और इसी तरीके के और वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।